हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, खम्मा खड़ी, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे, है ना। मस्त इंजॉय कर रहे होंगे। अब तो स्कूल भी खुल गया तुम लोगों के, है ना। स्कूल भी जा रहे होगे, पढ़ाई का प्रेशर भी आ गया ना, स्कूल से प्रेशर, वहां से प्रेशर, मतलब अब तुम्हारा दिमाग प्रेशर कुकर बन चुका होगा। चलो, आपके जितने भी फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेकर के लर्न एंड शेयर पे। ठीक है, अपना थोड़ा स्ट्रेस का लेवल थोड़ा कम रखिए। ठीक है, आराम से मस्त फ्लो से पढ़िए, कोई ज्यादा टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 11th क्लास है, मजे से भी पढ़ना है और सीखते हुए भी चलना है। ठीक है, तो उसी कड़ी में जैसा कि हम हमेशा से चीजों को सिखाते हैं, आज भी आप लोगों के लिए एक और नया लेसन लेकर आए हम। चैप्टर नंबर हमारा चल रहा है 6th, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर, और उसका लेसन नंबर 6 है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमने अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़े वो कहीं ना कहीं 9th क्लास से कोरिलेटेड थे। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ना वो 9th क्लास से रिलेटेड ही नहीं है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के आज आगे ही नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप जितने भी एक स्प्रिंग को खींच रहे हैं और इस स्प्रिंग को खींच करके बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी जद्दोजहद लगा के बैठे हैं, टाई वाई मास्क पहन के, मतलब बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस में उसको खींचने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अभी आपको एक स्प्रिंग दिख रही होगी, स्प्रिंग ऐसी लटकी हुई है, उसके ऊपर कोई वेट लटका हुआ है और वो नीचे की तरफ स्ट्रिंग क्या हो रही है, स्ट्रेच हो रही है। तो आज एक्चुअली हमें इसी के बारे में बात करनी है कि देखो भी बच्चों, क्या होता है कि जब हम किसी भी स्प्रिंग को खींचने की कोशिश करते हैं, यानी उसको स्ट्रेच करते हैं या फिर उसको दबाते हैं, तो दोनों ही केसेस में स्प्रिंग के अंदर क्या होता है बेटा, एक तरीके की एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है, और वो क्या करती है, वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश करती है, प्रारंभिक अवस्था में वापस आने की कोशिश करती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, विपरीत दिशा में एक बल लगाती है, जिस दिशा में आपने बल लगाया ना उसके अगेंस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप इस स्प्रिंग को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करोगे, खींचने से क्या होती है, स्ट्रेच हो जाए, ऐसे खिंच जाती है ना, स्ट्रेच हो जाती है। तो स्ट्रेच होने से क्या होगा, ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आने की कोशिश करेगी, प्रारंभिक अवस्था में आने की कोशिश करेगी। तो ये क्या करेगी, ऊपर की तरफ एक बल लगाएगी, जिसको अपन बोलते हैं स्प्रिंग का बल। ठीक है, जो स्प्रिंग का बल है ये वापस इसको अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने की पूरी पूरी कोशिश करता है, और इसी की वजह से इसमें एक एनर्जी स्टोर होती है, एक ऊर्जा संचित हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। जैसे आपने इसको छोड़ा और वैसे ये ऐसे ऊपर नीचे जंप करने लग जाएगी, है ना। पहले तो इसमें ऊर्जा आ जाएगी, उसकी वजह से वो जो ऊर्जा ये जो स्थितिज ऊर्जा है वो जैसे आप छोड़ोगे तो वो गतिज ऊर्जा में ऐसे ऊपर नीचे एक सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति करेगी, जिसके बारे में अपन सरल आवर्त गति वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ फोकस किस पे करना है कि इसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो गई, कितनी जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी वो इसके अंदर स्टोर हो गई, संचित हो गई। ठीक है, उसके बारे में अपने को बात करनी। देखो नेक्स्ट जो स्लाइड है, स्लाइड हमारी आज सारी खाली है। ठीक है, सब कुछ ब्लैंक, हमें लिखना है जो लिखना है सब कुछ। तो ये स्प्रिंग की 3 अलग अलग केसेस हैं। सबसे सिंपल केस, जब स्प्रिंग ये नॉर्मल लेंथ है, ये स्प्रिंग की कौन सी लेंथ है, नॉर्मल लेंथ है, मतलब आपने उसके ऊपर कोई भी बाह्य बल नहीं लगाया। तो मान लीजिए ये स्प्रिंग की साम्यावस्था है। ठीक है ना, नॉर्मल लेंथ का मतलब होता है ये उसकी कौन सी अवस्था है, ये उसकी साम्यावस्था है। ठीक है, साम्यावस्था का मतलब उस पर कोई भी बल नहीं लग रहा, या बल लग भी रहा है तो वो सब उसको बैलेंस करके बैठे। मान लो कोई उसको यहां से खींच रहा है, कोई उसको यहां से खींच रहा है, तो बल तो लग रहा है, लेकिन वो अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन में, भाई ये उसकी नॉर्मल लेंथ है ना तो वो स्ट्रेच हो रखी है, खिंच रखी है, ना तो वो कंप्रेस हुई है। ठीक है, ना तो वो खुली हुई है, खिंची हुई है, ना ही वो संपीड़ित हो रखी है। तो दोनों केसेस में मतलब ये बिल्कुल मस्त साम्यावस्था के केस में। अब आपने क्या करा, आपने एक बल लगाया और बल लगा के इसको ऐसे खींचने की, स्ट्रेच करने की कोशिश करी। तो मान लो ये x डिस्टेंस आगे चली गई, ये रहा हमारा x डिस्टेंस। ये कितना डिस्टेंस आगे चली गई, x डिस्टेंस आगे चली गई। जब आपने इसको आगे की तरफ खींचा, आपने जो इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, जो आपने Fa का मतलब बेटा होता है अप्लाइड फोर्स, बाह्य बल, ना लगाया गया बल। Fa का मतलब यहाँ पे क्या है, अप्लाइड फोर्स। यहाँ पे A स्टैंड्स फॉर अप्लाइड फोर्स, जिसको अपन बोलते हैं लगाया गया बल। ठीक है ना, लगाया गया बल। ठीक है, और एफ के का मतलब क्या है, सॉरी एफ एस का मतलब क्या है, एफ एस का मतलब बेटा स्प्रिंग का फोर्स, जो स्प्रिंग ने लगाया। तो ये स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग का बल। ठीक है, स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया बल।
तो अगर आप इसको बाहर की तरफ खींच रहे हो, अगर इसको आप ऐसे खींच रहे हो तो स्प्रिंग इसको अंदर कंप्रेस करने की कोशिश करेगी। तो कैसे बल लगाएगी, आपने ऐसे लगाया तो स्प्रिंग इसके अंदर अंदर की तरफ बल लगाने की कोशिश करेगी। यानी स्प्रिंग पहले कुछ ऐसी थी, देखिए मैं आपको थोड़ा सा फील कराते हैं। मान लो ये स्प्रिंग मस्त पास 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 है, चुपचाप अपनी पोजीशन में बैठी हुई थी, आपको सूझी छेड़खानी करने की, ठीक है। यहाँ पे ये किसी सॉलिड सरफेस से अटैच है। मैंने पहले बता दिया फिजिक्स में जैसे डायगोनल लाइंस बनाते हैं, उसका मतलब क्या बेटा, वो दृढ़ सतह है। दृढ़ सतह मतलब वो निकल के ऐसे नहीं भारी उसके साथ भाग जाएगी, ठीक है। जैसे मूवीज में दिखाते हैं वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। और अब ये मान के चल रहे हैं कि सरफेस फ्रिक्शनलेस है, घर्षणहीन है। तो ये सरफेस कैसी बेटा, घर्षणहीन है। तो अभी हम घर्षण इंक्लूड नहीं कर रहे, कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपको कुछ कीड़े लगे, आपने इसको खींचा, आपने इसके ऊपर बल बाहर लगाया। जैसे आपने बल इसके ऊपर बाहर लगाया, स्ट्रेच हो गई इस तरीके से, है ना। तो ये इस तरीके से स्ट्रेच हो गई जैसे आपने इसके ऊपर बाह्य बल लगाया, Fa लगाया, ठीक है। तो ये बेटा थी इसकी मेन पोजीशन। जब भी इसकी डिस्टेंस लेते हैं इस तरीके से इसको कट कर देते हैं ब्लॉक को बिल्कुल आधा, और ऐसे देखो ये इसको बीच में से कट करो। तो ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है इन दोनों के बीच का, इसको हमने क्या माना बेटा, x माना। तो अगर आपने इसको बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करी है तो स्प्रिंग अपने अंदर बल लगाएगी यहां पे Fs, ठीक है। अब उल्टा सोचो, दूसरा केस क्या हो सकता है कि आप इसको कंप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, ये रहा। जब आपने इसको दबाया तो दबाने से क्या होगा, आपने बल कहां लगाया, अंदर। तो इस बार अप्लाइड फोर्स कहां पे, अंदर। एक्सटेंशन तो अभी भी x ही हुआ है, अभी भी कंप्रेशन जो हुआ है, यानी इसको जितना आपने संपीड़ित करा है वो x दूरी से करा है, लेकिन इस बार आप बल कहां लगा रहे हो, अंदर। और स्प्रिंग का लगा रही है बाहर। वो चाहती मैं नहीं वापस मैं अपनी पोजीशन पे आऊंगी तो मुझे अंदर की तरफ धक्का नहीं दे सकते, ठीक है। तो वो बाहर की तरफ बल लगा रही है। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो देखो 3 केसेस हैं। सबसे पहले ही नॉर्मल केस, ये स्प्रिंग मस्त अपनी जगह पे है, ठीक है ना, द्रव्यमान की वस्तु है, घर्षणहीन सतह है, मस्त चिकना लगाया अपन ने, ऑयल ग्रीस फीस लगा के चमका दिया इसको, ठीक है। ये इसकी कौन सी पोजीशन है, ये इसकी साम्यावस्था वाली केस है, ये इसका साम्यावस्था वाला स्थिति, साम्यावस्था वाली स्थिति, ठीक है। अब एक चीज और आप सब जानते हो, इस दिशा को हम क्या मानेंगे बेटा, धनात्मक, और इसको ऋणात्मक। मानने के पीछे सिंपल सा रीजन है, क्योंकि हमने बचपन से या मैथ में अभी भी यही पढ़ते आए कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जो एक्स अक्ष वाई अक्ष अपन बनाते हैं, उसमें अगर हम राइट की तरफ जाते हैं तो टीचर ये बोलता है बेटा धनात्मक x यानी प्लस x की दिशा में गए। लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो वहां पे आ जाएगा बेटा माइनस यानी ऋणात्मक, ठीक है। अब जब आपने उसको स्ट्रेच करा है ना, ये अभी मैं थोड़ा नीचे वाले केस में बना देता हूं, ये रहा। तो जब आपने इसको स्ट्रेच करा ऐसे, तो स्ट्रेच करने की वजह से आपकी स्प्रिंग खुल गई होगी। तो खुलने के बाद कुछ ऐसी पोजीशन आ गई हमारे पास, ये है इसकी साम्यावस्था से दूरी यानी x। तो इस बार आपने जो बल लगाया वो यहां लगाया Fa, यहां पे इसके ऊपर कोई बल नहीं लग रहा था, इस पे नेट फोर्स 0 था, ठीक है। लेकिन अभी आपने इसको ऐसे खींचा, अप्लाइड फोर्स से लगाया, ऐसे खींचने की कोशिश करी, तो स्प्रिंग ने पीछे की तरफ एक बल लगा दिया। वो बल क्या है बेटा, Fk, ठीक है, जो कि आपने जहां पे बल लगाया उसकी विपरीत दिशा में लगेगा। इस बार आपने जो बल लगाया है वो प्लस x की दिशा में है, स्प्रिंग ने जो बल लगाया है वो माइनस x की दिशा में, और विस्थापन किस दिशा में हुआ है, प्लस x में, ठीक है। साइन देख क्या बता सकते हो, Fa जो है किस दिशा में लगाया गया है, प्लस x की दिशा में। Fk कहां लगाया बेटा, माइनस x की दिशा में, और विस्थापन जो हुआ है वो किधर हुआ है, प्लस x की दिशा में, ठीक है ना। इस तरीके से आप समझे। अभी एक चीज और, तीसरा केस क्या हो सकता भाई, चुपचाप से स्प्रिंग बैठी थी, नहीं तुम्हें कीड़ा सूझे, तुमने उसको दबाया, से पास पास कर दिया बिल्कुल, है ना। तो ये दबा के और ऐसे आपने स्प्रिंग को बिल्कुल ऐसे कंप्रेस कर दिया, ठीक है ना। ये आपने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया अंदर विमान की। तो देखो ये जो इससे इसकी दूरी है ये वापस हमारी x आ गई। तो इस बार आपने बल का लगाया अंदर की तरफ, आपने अप्लाई कहां करा, फोर्स अंदर। स्प्रिंग ने कहा लगाया, बाहर। तो आपने जिस दिशा में बल लगाया वो कौन सा था, माइनस x। स्प्रिंग ने क्या लगाया, प्लस x, और स्प्रिंग का जो विस्थापन हुआ वो कहां हुआ, माइनस x में, ठीक है ना। तो आई होप सबको कहानी ये समझ आ गई होगी। तो अगर ऐसा हुआ तो एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम था हुक। हुक ने प्रत्यास्थता के बारे में काफी काम किया, ठीक है।
और काफ़ी चीज़ें उस लोगों ने बताई। उसकी बाकी सारी कहानी जो भी थी, क्या थी क्या नहीं थी, वो अपन पढ़ेंगे जब उसका चैप्टर आएगा सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो वो हुक के नियम में तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम हुक के नियम का एक छोटा सा रूल यूज करेंगे कि आप जितना स्प्रिंग जितना ज्यादा बाह्य बल लगा रही, मतलब स्प्रिंग जितना ज्यादा फोर्स लगा रही है, जितना ज्यादा विस्थापन हो रहा होगा, ठीक है ना। स्प्रिंग उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगी जितना ज्यादा विस्थापन होगा, यानी स्प्रिंग का फोर्स जो होता है वो विस्थापन के सीधे समानुपाती होता है, ठीक है। आपने जितना ज्यादा उसको कंप्रेस करा या आपने उसको जितना ज्यादा स्ट्रेच करा, जितना ज्यादा खींचा या संपीड़ित किया, जितना ज्यादा आप करोगे स्प्रिंग फोर्स उतना ज्यादा लगेगा, ठीक है। ये किससे बोला अपन ने? हुक नाम के एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बोला हुक के नियम से, ठीक है। हुक भाई साहब ने बोला ऐसा कुछ होता है, जैसे वो था ना अपन ने पढ़ा था स्थैतिक घर्षण, जितना बाह्य बल लगाते जाओगे उतना आपका स्थैतिक घर्षण बढ़ता जाएगा। वैसे ही हुक भाई साहब ने भी बोला जितना तुम कंप्रेस करोगे स्प्रिंग उतना ज्यादा तुम्हारे पे फोर्स लगाएगी, ठीक है। ऐसा उन्होंने बोला। तो जब हमें पता है कि हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो नियतांक आता है, यहाँ पे भी हमारे पास नियतांक आता है। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्प्रिंग के बारे में बात करें, सॉरी गलती से मैंने के लिख दिया, हम यहाँ पे एस के बारे में बोल रहे हैं ना, ऐसे ही बोला अपन ने स्टार्टिंग से, इसको ऐसे ही बोला है तो इसको ऐसे ही बोल देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही लिखा है ना, स्प्रिंग को अपन ऐसे से ही डिनोट करें, एफ एस। तो ये भी एफ एस, ये भी एस है, एफ एस और एफ एस। एफ एस मतलब स्प्रिंग, ठीक है, गलती से मैंने उसको एफ के लिख दिया था। तो ये एफ एस आ गया हमारे पास। एफ एस जो है, जब हम बोल रहे हैं समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा। तो यहाँ पे जो नियतांक आता है वो आता है बेटा के, और एक चिन्ह और आता है फिर ऋणात्मक का साइन। के को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी स्प्रिंग का नियतांक, और माइनस आपको बताता है कि आप जो स्प्रिंग बल है, जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है वो विस्थापन की विपरीत दिशा में। देख लो यहां कंप्रेस करा, विस्थापन नेगेटिव में था, लेकिन स्प्रिंग का फोर्स जो है आपका वो कहां लग रहा है आपका प्लस, सॉरी विस्थापन आपका नेगेटिव में था, स्प्रिंग का फोर्स देखो कहां लग रहा है पॉजिटिव में। यहां पे देखो विस्थापन कहां पे था धनात्मक में, देखो, लेकिन स्प्रिंग का फोर्स कहां लग रहा है ऋणात्मक में, यानी आपके स्प्रिंग का फोर्स जो होता है वो विस्थापन की विपरीत दिशा में लगेगा, ठीक है। तो यानी यहां पे मैं नेगेटिव का साइन क्या बता रहा है, ऋणात्मक का चिन्ह दर्शाता है ऋणात्मक का चिन्ह क्या दर्शाता है कि जो बल लग रहा है स्प्रिंग का बल, स्प्रिंग के बल की दिशा, के बल की दिशा विस्थापन के विपरीत है, ठीक है। ठीक है, ये अपने को यहाँ पे समझने वाली बात है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये नेगेटिव का साइन क्या बता रहा है। मैं वी लिख देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये नेगेटिव, ठीक है, तो नेगेटिव का साइन अपने को ही बता रहा है। और के क्या है हमारे पास, के हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट, के हमारा क्या है स्प्रिंग का नियतांक, स्प्रिंग का नियतांक। तो ये स्प्रिंग का नियतांक कहां से आया, क्या बता रहा है, क्या सिग्निफिकेंस इसकी, क्यों जरूरत पड़ रही है और कैसे काम आएगा। स्प्रिंग का नियतांक हमें बताता है स्प्रिंग की सॉफ्टनेस के बारे में, कि स्प्रिंग कितनी सॉफ्ट है कितनी हार्ड है। अब खुद एक सोच के बाद मुझे बताओ, अगर मैं किसी हार्ड स्प्रिंग को, जैसे मान लो कुर्सियों के पीछे लगी होती है, ठीक है, या फिर वो ट्रेनों के नीचे काफ़ी हैवी मोटी सी स्प्रिंग आप लोगों ने नीचे देखी होगी, ठीक है, वहाँ पे लगी हुई होती है, या बहुत सारी जगह लगी हुई होती है। जैसे हमारे वो गेट होता है ना ऑटोमेटिकली बंद होने वाला, उसको खींच के छोड़ देते हैं तो अपने आप बंद हो जाता है। तो स्प्रिंग की वजह से धीरे 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 उसका मोशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है गति के द्वितीय नियम से, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हम हार्ड स्प्रिंग के बारे में बात करें जो काफ़ी बहुत ज़्यादा कठोर है, तो जब उसको खींचने की कोशिश करोगे बहुत ज़्यादा, है ना, तो आप विस्थापन अगर आपने उसका विस्थापन ज़्यादा करा ना तो उसका बल बहुत ज़्यादा होगा। सही बात है ना, आप उसको ज़्यादा खींचने की कोशिश कर नहीं सकते, इतनी इजीली खींचेगी नहीं, लेकिन उसका बल काफ़ी ज़्यादा होगा। ध्यान से सुनो, तो अगर आपकी उसकी वैल्यू बहुत कम है, मतलब उसके जो हार्ड स्प्रिंग होती है वो उसको खींचना मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि उनके लिए के का मान बहुत ज़्यादा होता है। हार्ड स्प्रिंग के लिए के का मान बहुत ज़्यादा होता है और सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए के का मान बहुत कम होता है। जैसे आप पेन के अंदर आता है ना कटर कटर करने वाला पेन,
उसकी स्प्रिंग को तो यही कुछ हो तो परमानेंटली डिफॉर्म ही हो जाती है, ठीक है ना, हमेशा के लिए उसका एक ही, हमेशा के लिए विरूपित हो जाती है ना, उसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। तो और जो हार्ड स्प्रिंग्स होती हैं थोड़ी, तो उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना बहुत मुश्किल काम होता है। गाड़ी में भी अपन लगाते हैं, साइकिल में भी लगाते हैं, उसको भी स्ट्रेच करना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो जो हमारा के है वो हार्ड स्प्रिंग के लिए ज्यादा होता है, के का मान ज्यादा होगा किसके लिए, अगर हमारी स्प्रिंग कैसी कठोर है, बहुत काफी हार्ड है ना, और के का मान कम होगा अगर हमारी स्प्रिंग काफी सॉफ्ट है। तो के एक्चुअली स्प्रिंग की सॉफ्टनेस को बता दी कि कितना सॉफ्ट है कितना हार्ड है वो, ठीक है। सॉफ्ट स्प्रिंग है ना, वो हार्ड स्प्रिंग, ऐसा। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो ये हमने स्प्रिंग का बल निकाला, पर ध्यान से सुन लीजिए, हम बात कर रहे हैं स्प्रिंग के बल की, लेकिन अगर जैसे मैंने आपको बोल दिया आपने जो बल लगाया है उसके लिए मेरे को फॉर्मूला बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं आपने जो बल लगाया है यानी जो अप्लाइड फोर्स है वो तो स्प्रिंग की विपरीत दिशा में ना, जिस दिशा में तुमने स्प्रिंग को स्ट्रेच करा, जैसे देखो जिस दिशा में आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच करा उसी दिशा में एक्स है, जिस दिशा में तुमने स्प्रिंग को कंप्रेस करा, दबाया, आपने उसको संपीड़ित करा, उसी दिशा में एक्स था ना, उसी दिशा में विस्थापन था। इसका मतलब जो बाह्य बल आप लगा रहे हो, जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो अप्लाई कर रहे हो फोर्स, वो स्प्रिंग की विस्थापन की दिशा में। इसका मतलब अगर मैंने अप्लाइड फोर्स का फॉर्मूला लिखा तो फिर मैं उसमें कोई भी माइनस का चिन्ह नहीं लगाऊंगा। माइनस का चिन्ह कब लगाऊंगा, जब मैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, जब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, स्प्रिंग फोर्स के बारे में। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। और स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो कैसा फोर्स होता है, वो भी जैसे अपन स्थिति ऊर्जा में पढ़ते थे ना कि वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ठीक है। तो ये भी हमारे कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कंजर्वेटिव का मतलब हो गया हमारा, जैसे हमारा जो स्थितिज ऊर्जा के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण बल था वो कंजर्वेटिव या संरक्षी बल होता था, वैसे हमारा स्प्रिंग का फोर्स भी कैसा होता है, संरक्षी बल होता है, ठीक है। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। चलो चलते हैं आगे। अब अपने को क्या निकालना है, अब अपने को निकालना है कि भाई अपने इसको कंप्रेस कर दिया, चलो ठीक है, या आपने स्ट्रेच कर दिया, भाई दबा दिया, संपीड़ित कर दिया, इसको खींच दिया, पर उसमें कितनी ऊर्जा, कितनी स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो गई वो मुझे निकालनी, ठीक है। तो मैं अब करने वाला हूं स्प्रिंग के स्थितिज ऊर्जा की गणना, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। तो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा की गणना, आसान सा टॉपिक है, भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान है। दो तरीके से निकालेंगे। पहला तरीका ये होगा कि हम नॉर्मल फॉर्मूले का यूज करके निकालेंगे, यानी कलन विधि का उपयोग करके, और एक हमारा मेथड होगा जिसके अपन ग्राफ का यूज करके स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी यानी उसकी स्थिर ऊर्जा कैलकुलेट करेंगे। तो पहले कलन विधि का यूज करते हैं, तो बहुत आसान है, सिंपल। हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि भाई आपने जितना कार्य किया, किसने, मैंने नहीं, स्प्रिंग ने, यानी संरक्षी बल ने। तो स्प्रिंग ने जितना कार्य किया वो किसके बराबर है, बल गुणा विस्थापन के, ठीक है भाई। तो स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य अगर उसे dx दूरी तक खींचा जाता है तो लिख देते हैं अपन, स्प्रिंग द्वारा dx दूरी के लिए किया गया कार्य, ठीक है भाई। तो देखो कितना कार्य किया उसने, आसान है। हमने बल का कार्य का सीधा सीधा फॉर्मूला है dw, जहां छोटे से कार्य की बात आ जाए क्योंकि छोटा सा विस्थापन है, तो छोटा सा विस्थापन है dx, बल तो छोटा सा नहीं, बल तो उतना ही लग रहा है, तो हो गया f इंटू dx आपको क्या देगा, वो देगा आपको dw, छोटा सा डिस्टेंस, छोटा सा कार्य। अब सर यहाँ पे आपने cos थीटा क्यों नहीं लगाया, सेम रीजन है यार, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर आप cos थीटा लगाते हो तो आप उसकी दिशा जो है वो कितनी मान के चलोगे, 0 मान के चलोगे, ठीक है। अगर आप f की जगह माइनस के एक्स रख रहे हो तो, क्योंकि हम स्प्रिंग के बारे में बात करें, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का चिन्ह लगा दिया है, क्या बताने के लिए कि दोनों की दिशा विपरीत है। तो फिर उस केस में अगर आप cos थीटा लेके चलते हो तो आपको cos में 180 नहीं लगाना, ऑल्दो आपका जो विस्थापन जो है ना वो इस दिशा में हो रहा है, जैसे विस्थापन इधर हो रहा है और स्प्रिंग का फोर्स इधर लग रहा है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण है, नो डाउट, लेकिन उसके लिए हमने पहले ही बल में माइनस का साइन लगा दिया, तो आपको फिर अलग से यहाँ पे 180 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है,
आप cos 0 लिखो या नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि उसका मान 1 होता है। अब हम जानते हैं कि भाई हमारा जो पूरा कार्य अगर हमें निकालना हो उसको x दूरी तक खींचने में, या मान लो ऑलरेडी खींची हुई है और खींच दिया, यानी उसको x1 से x2 तक लेकर आ गए, या x1 तक दबी हुई थी x2 तक दबा दिया, क्योंकि हम दो अलग अलग पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे ना, तो उसको x1 से x2 तक दबाना हो, ठीक है, या x1 से x2 तक खींचना हो, तो कार्य कितना होगा, तो स्प्रिंग द्वारा x1 से x2 तक किया गया कार्य। मान लो भाई कोई ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे स्ट्रेच हुई थी और तुमने उसको स्ट्रेच कर दिया 2 सेंटीमीटर तक, तो x1 का मान 1 और x2 का मान 2, ठीक है। तो अपन उसको x1 से x2 तक क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं या दबा रहे हैं। तो देखो उस केस में वो कितना कार्य करेगी, आसान। जब हम लिमिट दे रहे हैं ना इस सीमा से इस सीमा तक, तो इंटीग्रेशन होगा, तो यहां पे समाकलन हुआ dw का, यहां पे भी समाकलन हुआ f dx का, क्योंकि हम जिसके सापेक्ष जिसका समाकलन करते हैं, जिसके सापेक्ष समाकलन करते हैं, यानी x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो लिमिट्स उसकी लगेगी, सीमाएं उसकी लगेगी। तो इसकी हम सीमा लगा रहे हैं यहाँ पे x1 और यहाँ पे x2, क्योंकि हमने उसको x1 से x2 तक खींचा है, मान लो 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक खींचा है। तो अगर आपको इसका सिंबॉलिक डायग्राम बनाने की इच्छा हो तो बना लो, कुछ है नहीं, मुश्किल नहीं, आसानी है। तो मान लो ये स्प्रिंग आपकी ऑलरेडी नॉर्मल पोजीशन से, यानी जो साम्यावस्था वाली पोजीशन है, उससे x1 तक खींची हुई है, ठीक है, और आप उसको आगे और खींचना चाहते हो। मान लो आपने उसको यहां तक और खींच दिया, हमारा जो ब्लॉक है वो खींच करके यहां पे आ गया, यानी उसकी जो पोजीशन है यहां से वो कितनी है, x2। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। मान लो 1 सेंटीमीटर तक खींची हुई थी, 2 सेंटीमीटर तक खींच दिया, तो लिमिट लगा दी अपन ने x1 से x2, ठीक है। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो देखो ये हमारे पास आ रहा है x1 से x2 तक f dx। अब f का मान, क्योंकि स्प्रिंग के कार्य की गणना चल रही है तो बल भी स्प्रिंग का ही लगेगा, तो पीछे मैं मेंशन कर देता हूं कि हमने यहाँ पे बल कौन सा लिया है, स्प्रिंग वाला, क्योंकि स्प्रिंग के कार्य का, अच्छा स्प्रिंग का कार्य चल रहा है इसलिए WS लिख दिया ना। हमारे कार्य की बात नहीं कर रहे हैं, स्प्रिंग के काम की बात कर रहे हैं। देखो स्प्रिंग का जो बल होता है वो किसके बराबर होता है, चूंकि स्प्रिंग का जो बल है वो कितना है, माइनस का kx, तो माइनस kx रख देते हैं यहाँ पे। तो देखो माइनस kx dx x1 से x2 तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो k और माइनस है तो कांस्टेंट है, उनको बाहर फेंको, तो इनको माइनस का, ये kx को बाहर फेंका, x1 से x2 तक x dx। अब समाकलन के लिए मैंने आपको सिंपल सा सूत्र बता रखा है, x की घात n का समाकलन क्या होता है, x की घात n+1 अपॉन n+1, ठीक है। इसीलिए हम इस सूत्र का यहाँ पे यूज करेंगे। घात की कितनी हो, पावर कितनी है उसके ऊपर, घात कितनी है, 1, तो 1 और 1 कितना हुआ, 2 है ना, घात 1 जोड़ रहे हैं, तो अपन लिखेंगे x²/2, ठीक है। कहां से कहां तक, x1 से x2 तक, और ये माइनस का k। अब 2 को पहले बाहर ले लो, कैलकुलेशन इजी रहेगी। तो माइनस का k/2 x का स्क्वायर x1 से x2 तक, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब सबसे पहले रखते हैं उच्च सीमा, तो उच्च सीमा रख देते हैं माइनस का k/2, माइनस का k/2 सबसे पहले रखेंगे उच्च सीमा यानी x2 का वर्ग, फिर निम्न सीमा तो माइनस x1 का वर्ग, ठीक है, आ गया। अब माइनस का साइन अच्छा नहीं दिख रहा बाहर, तो उसको अंदर पटकते हैं, ठीक है। यहां माइनस के x को अंदर गुणा कर देते हैं जैसा आप चाहो, तो अब इन दोनों को अंदर गुणा कर देते हैं, तो देखो क्या आएगा हमारे पास, माइनस का k/2 x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अंदर देखो, अंदर जाने के बाद क्या हो गया, माइनस का k/2 x2 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस k x1 का स्क्वायर, ये आया हमारा फॉर्मूला।
या तो इतना लिख के भी आप छोड़ सकते थे, यहाँ इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि k/2 का बाहर छोड़ दो, अंदर आ जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये किसने कार्य किया, ये किसने कार्य किया, हमारे किसने कार्य किया, ये हमारी स्प्रिंग ने, स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य। हमने किसकी गणना करी है, स्प्रिंग द्वारा किए गए कार्य की। अब हम सब जानते हैं भाई, हमें तो, लेकिन हमें तो स्थितिज ऊर्जा निकालनी थी सर, कार्य थोड़ा ना निकालना था, हमें तो स्थितिज ऊर्जा निकालनी थी। अब हम जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो किए गए का, जो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करता है, यानी हमारा संरक्षी बल जो कार्य करता है, स्प्रिंग फोर्स भी संरक्षी बल ही है, तो ये जो कार्य करेगा उसके ऋणात्मक के बराबर, ऐसा हमने पढ़ा है। तो बेटा चाहो तो ये भी ले लेते तो भी चलता, इसको ये वाली वैल्यू उठा के रख लो, चलो ये वाली वैल्यू, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, किए गए कार्य का मान आ गया ये, और आना भी यही चाहिए था, x2 बड़ा है x1 छोटा है। इसमें उल्टा क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो काम होता है हमेशा नेगेटिव, स्थितिज ऊर्जा के नेगेटिव के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आ गई आपकी ऊर्जा, जिसका शॉर्ट में फॉर्मूला अपन क्या लिखते हैं, सिर्फ ऊर्जा के बारे में हम बात करें, मान लो उसको मीन पोजीशन से उठाया हुआ है, तो यदि x1 हमारा कितना हो 0, उस केस में u कितना आएगा kx²/2। ठीक है ना, और x2 को हमने सीधा सीधा किससे रिप्लेस कर दिया, x से। तो जनरल फॉर्मूला आपको सारी बुक्स में ये दिखेगा, हाफ kx², जैसे हाफ mv² जैसा कुछ दिखता था ना, तो यहाँ पे हाफ kx², ऐसा कुछ आपको कर्व दिखेगा। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हमने कितना काम किया है, हम जो है ना, हम जो बाहर से बल लगा रहे हैं उनने कितना काम किया है, तो उस केस में ये जो अपन स्टार्टिंग से डेरिवेशन करते हुए आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे जैसे अपन ने कहाँ गया, ये रहा, हाँ, तो यहाँ पे माइनस का kx है ना, तो हम माइनस kx नहीं लिखते, क्योंकि हम तो नेगेटिव काम थोड़ी ना कर रहे हैं, नेगेटिव काम तो स्प्रिंग कर रही है, तो उस केस में सारी कैलकुलेशन के बाद ये नेगेटिव साइन कभी नहीं आता, तो हमारा कार्य एक्चुअली यही आता। ठीक है, वो पॉजिटिव ही आता, ये स्प्रिंग ने करा है, और स्प्रिंग का काम जो होता है वो उस विस्थापन की विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, इसलिए हमारा जो यहाँ पे साइन है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव। ठीक है, लेकिन इससे जो ऊर्जा निकालनी वो तो पॉजिटिव स्टोर हुई होगी, तो इसलिए हम बोलते हैं कि वो जो कंजर्वेटिव फील्ड जो वर्क करती है ना, जो संरक्षी बल काम करता है ना, उसके नेगेटिव के बराबर होती है। ठीक है, ऐसा हमने स्थितिज ऊर्जा वाले वीडियो में पढ़ा हुआ था। ठीक है, अब हम इसको ग्राफीय विधि से करने की कोशिश करते हैं। तो देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो अगर मैं किस किस के बीच में ग्राफ बना रहा हूं, हमारे स्प्रिंग के फोर्स और एक्स के बीच में। अब ध्यान से सुनना, हमने पढ़ा स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस के एक्स के। अब याद करो बच्चों, मैंने तुम्हें एक जनरल इक्वेशन बताई थी, y बराबर mx प्लस सी, इसलिए हमने बोला था प्रारंभिक गणितीय संकल्पनाओं को बच्चों अच्छे से पढ़ लो। तो यहाँ पे देखो एक लीनियर इक्वेशन दिख रही है ना, f और x के बीच में कर्व बनाना है, लेकिन वह लीनियर इक्वेशन है, मतलब एक क्या बोलते हैं, रेखिक समीकरण है। तो जब रेखिक समीकरण हमें दिख रहा है तो एक स्ट्रेट लाइन ही बननी है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी गड़बड़ वाली चीज है, जैसे कि माइनस का साइन आ रहा है, दूसरी बात सी मिसिंग है। तो सी कब हो चला आता है, जब सी कब यूज होता है, जब हमारा ग्राफ एक्स वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं से स्टार्ट हो। इसकी जनरल लाइन कुछ ऐसी थी। एक चीज मैंने आपको और सिखाई थी वहां पे कि अगर मान लो कभी यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाए, माइनस आ जाए, तो ग्राफ के अंदर इसकी जो ढाल है वो कैसे हो जाती है बेटा, ऋणात्मक, यानी कुछ ऐसा। तो इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए साथ के साथ सी भी 0 है, तो सी 0 है, इसका मतलब ये जो हमारा ग्राफ है वो कहां से पास होगा बेटा, मूल बिंदु से। सोचो ना, अगर सी 0 हो जाए, ये पूरा का पूरा, मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा नीचे जाके चिपक जाएगा, क्योंकि सी 0 है। तो हमारा ग्राफ इसका कैसा बनेगा, स्प्रिंग के फोर्स के लिए ऐसा। ठीक है, तो आई होप सबको बात समझ आ रही होगी। तो मान लो, तो ये रहा x बराबर 0 से x तक उसको स्ट्रेच करा रहे हैं। तो देखो ध्यान से देखो, f इंटू एक्स यानी इन दोनों का गुणा, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन ही तो कार्य देता है, यानी इस केस में कार्य कितना आ गया, स्प्रिंग फोर्स ने कितना काम किया, देखो त्रिभुज बन रहा है, 1/2 इंटू आधार, आधार कितना हमारा ये x, और ऊंचाई जितना बल लगा रहे हो, ये रहा आपका बल, लेकिन नेगेटिव में।
ठीक है ना, आपका बल जो है वो क्या है, नेगेटिव। या तो माइनस का के एक्स लिख दो वैसे ही, नहीं तो सीधा सीधा माइनस एक्स लिख दो। चलो मैं माइनस के एक्स ही लिख देता हूँ, जो हम बात कर रहे थे ना माइनस के एक्स ही बोल देते हैं। हम जो बल लगा रहे हैं, मतलब स्प्रिंग जो बल लगा रही है वो माइनस का के एक्स है, ठीक है। तो हाफ इंटू आधार कितना है इसका एक्स, और ऊंचाई माइनस का के एक्स। देखो क्या आया कार्य, माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। यही तो हमने बोला, यही तो हमने बोला, यही हम बोल रहे थे, ठीक है। मान लो भाई सेम चीज हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि x1 की वैल्यू 0 रख दो, और सिर्फ ये टर्म गई, हाफ के एक्स स्क्वायर ही तो आएगा, 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, एक ही आएगा। तो ये तो कार्य आ गया, हमें तो स्थिर ऊर्जा चाहिए। तो स्थिर ऊर्जा किसके बराबर होती है, जो कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है, संरक्षी बल जो कार्य करता है उसके नेगेटिव के। तो स्थिर ऊर्जा आ गई माइनस माइनस प्लस। कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, हम पहले बात कर रहे थे जो हमारी फील्ड काम करी ना, जो हमारी संरक्षी बल जो कार्य कर रहा था उसकी वजह से किया गया कार्य ये है, और उसमें स्टोर एनर्जी ये है, ठीक है। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है, जो मैं बाहर से बल लगा रहा हूं, जो मैं बाहर से बल लगा रहा हूं और जो विस्थापन हुआ उसके बीच में ग्राफ बनाओ, तो उस केस में अगर मैंने बाहर से बल लगाया होता, मैंने आप लोगों को बताया अभी भी थोड़ी देर पहले कि अगर मैं बाहर से अप्लाई करूंगा फोर्स, तो उस केस में हमारा जो इक्वेशन हो क्या आएगा, के एक्स। तो यानी कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये हमने लगाया इसलिए कोई नेगेटिव का साइन नहीं लगाया, ये स्प्रिंग ने किया था इसलिए नेगेटिव का साइन लगाया, ठीक है। और अच्छा एक चीज और, इसका ढाल आपको क्या देगा, इसका ढाल देखो, कंपेयर कर लो, इसका ढाल आपको क्या दे देगा, के। चाहे ये वाला केस लो चाहे ये वाला केस लो, इसका ढाल आपको क्या देगा, के, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलो अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक चीज प्रूफ करने वाले हैं, वो है स्प्रिंग में जो ऊर्जा आई है ना उसको संरक्षित करके बताने वाले हैं कि किस तरीके से एनर्जी कंजर्व रहती है। तो अच्छे से समझना मेरी बात। होता क्या है, होता यह है कि आप स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिए, है ना, स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया आपने। स्ट्रेच करने के बाद जैसे आप छोड़ोगे और मान लो वो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है, तो स्प्रिंग आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे से गति करने लग जाएगी ना, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी, ठीक है, सरल आवर्त गति करेगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसे घड़ी का पेंडुलम करते हैं, ऐसे 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 वैसे वो भी गति करेगी। तो हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस हम थोड़ा बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जब आपने स्प्रिंग को खींचा, जब आपने स्प्रिंग को खींचा, ये तो नॉर्मल पोजीशन है, पर जैसे आपने स्प्रिंग को खींच दिया तो स्प्रिंग को खींचने की वजह से क्या हुआ, स्प्रिंग को खींचने की वजह से पकड़ रखा है ना आपने, इसको पकड़ रखा है, मतलब इसका एक्सट्रीम पॉइंट है। ये क्या है, इसका एक्सट्रीम पॉइंट है, मतलब सबसे उच्चतम बिंदु, सबसे उच्चतम बिंदु जहां पे रुका हुआ है। भाई जब ब्लॉक आगे पीछे पीछे खींच लिया आपने, अब जैसे आप छोड़ोगे तो ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन आगे पीछे सरल आवर्त गति करेगा, इसके अबाउट आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे गति करेगा। तो जब ये इधर पहुंचता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, या इधर पहुंचता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, दो ही एक्सट्रीम पोजीशन हो सकती है, तो पूरा स्ट्रेच हो गया, खिंच गया पूरा, या तो फिर पूरा कंप्रेस हो गया, ऐसे बिल्कुल संपीड़ित हो गया। तो इन दोनों केसेस में इसके पास जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि इस केस में गति नहीं कर रहा है, तो यहां पर इस पर गतिज ऊर्जा जो है वो अधिकतम होगी, यानी पीई अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। लेकिन गतिज ऊर्जा कुछ नहीं है क्योंकि रुका हुआ है बेचारा, ठीक है। तो यहां पे इस पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। सेम चीज यहां पे भी अप्लाई होती है कि काइनेटिक एनर्जी यहां पे भी कितनी है, 0, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मैक्सिमम। ये जेड नहीं लिखा, इक्वल्स टू लिखा है ना। ऐसे ही मिड वाली पोजीशन पे उसके पास सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है, तभी तो वो उस पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक आराम से चली जाती है। तो मिड वाली पोजीशन पे बिल्कुल मध्यावस्था में मान के चले उसको खींच के छोड़ दिया, तो ऐसे ऐसे गति कर रहा है ना। तो इस केस में उसके पास स्टार्टिंग में नहीं थी, खींचने के बाद की बात करें, एक बार खींच के छोड़ दिया, जैसे पेंडुलम होता है ना,
ऐसे थोड़ा ना उसके पास कोई ऊर्जा, ऐसे करा छोड़ दिया, ऐसे 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 चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है, अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो हमने यहाँ पे घर्षण को 0 मान रखा है। इस बिंदु पर के ई की वैल्यू क्या होगी बेटा, अधिकतम, और पोटेंशियल एनर्जी जो है, जो स्थितिज ऊर्जा है, क्या होगी 0। ठीक है, आई होप ये सब कुछ चीज समझ आ गई। तो यहाँ पर इसके पास कितनी ऊर्जा है, हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस की एक्स की दिशा में है। यहाँ पे इसके पास कितनी ऊर्जा है, हाफ के एक्स स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव में, क्योंकि ये इधर की तरफ चला गया। सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी है, और बीच में इसके पास सारी की सारी गतिज ऊर्जा है, और गतिज ऊर्जा कितनी हो सकती है, अधिकतम हाफ mv स्क्वायर, है ना। v की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, उसका वेग क्या होगा, कुछ मुश्किल काम नहीं है, आराम से निकल आएगा। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो आप समझें इसका ग्राफ, हम ग्राफ बनाने वाले हैं, तो हम क्या कर देते हैं, पहले तो हमारा इस तरीके का कुछ मामला फिट कर लेते हैं। तो ये हमने एक एक्स एक्सिस और एक वाई अक्ष बनाया है। वाई अक्ष पर क्या बताएंगे हम, ऊर्जा, एनर्जी E, ठीक है, और एक्स अक्ष पे क्या बताएंगे, विस्थापन। हम मूल बिंदु से मध्यावस्था से कितना दूर या कितने पास है। तो यहां पर हम E ले रहे हैं, और यहां पर हम ले रहे हैं x, मतलब विस्थापन। दो एक्सट्रीम पोजीशन चेक कर लेते हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा ये इधर तक आ पा रहा है, और ज्यादा से ज्यादा ये इतना संपीड़ित हो पा रहा है। तो दो एक्सट्रीम पोजीशन मान लिया अपन ने, ये एक एक्सट्रीम पॉइंट है और ये एक्सट्रीम पॉइंट है। मान लो ये x है और ये प्लस x है, तो है ना, जैसे ये वाला केस है, बिल्कुल ऐसा। भाई बीच वाली पोजीशन है, इसे यहां तक खिंच के जा रहा है ज्यादा से ज्यादा, फिर बीच में आता है, फिर यहां तक खिंच जाता है, तो ये हो गया -x, ये +x। अधिकतम ऊर्जा जो है उसमें, मतलब जो टोटल एनर्जी जो है, अधिकतम यांत्रिक ऊर्जा जो उसमें स्टोर होके बैठी है, वो तो फिक्स ही होगी, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा तो संरक्षित रहती है। उसके लिए हम एक लेवल बना देते हैं, भाई इस लेवल से ज्यादा आपकी एनर्जी नहीं जा सकती। ये इसकी यांत्रिक ऊर्जा है, ना तो इससे कभी ज्यादा जाएगी, ना तो, मतलब कुल ऊर्जा इतनी रहेगी जब हम गतिज और स्थितिज को ऐड करेंगे। सुनना मेरी बात। अब देखो, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी देखूं, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी जो है, यानी जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है, वो इन पॉइंट्स पे, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे अधिकतम है। यानी इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मान लो अधिकतम है, ये रही अधिकतम, बिल्कुल मैक्सिमम। और बीच में पोटेंशियल एनर्जी जो है, जो स्थितिज ऊर्जा है, वो कैसी रहेगी, 0। तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है, वो कुछ ऐसा ऐसा कुछ तो बनाना चाहिए, बस ऐसा ऐसा कुछ होगा। इसी तरीके से अगर मैं गतिज ऊर्जा के बारे में बात करूं, तो गतिज ऊर्जा एंड पॉइंट पे 0 है, लेकिन मिड में मैक्सिमम है। यानी एंड पॉइंट पे पहले 0 हो जाए वो, तो यहां पर और यहां पर अधिकतम है, सॉरी 0 है, और बीच में मैक्सिमम है। इतना तो हमें समझ आया कि भाई एक्सट्रीम पॉइंट्स पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और मिड वाली पे गतिज ऊर्जा मैक्सिमम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ग्राफ बनाएं कैसे, क्या स्ट्रेट लाइन से जोड़ दें, क्या पैराबोला बनाना है, या कोई और शेप बनाना है, बीच में कर्व सब बनाना है, पता कैसे पड़ेगा। देखो भी ऊर्जा इसकी, एक द्विघात समीकरण आ रहा है यार, एक द्विघात समीकरण आ रहा है, और द्विघात समीकरण कैसा होता है, पैराबोला बनाता है, kx स्क्वायर आ रहा है, तो पैराबोला बनेगा हैप्पी वाला। इसको व्हाइट से लिया ना अपन ने। स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात चल रही है, तो स्थितिज ऊर्जा आपकी ऐसी बनेगी, पैराबोला। और देखो ये स्टैंडर्ड पैराबोला है ना। कौन सा स्टैंडर्ड, सबसे वो पढ़ा था ना, y बराबर 4x, सॉरी x स्क्वायर बराबर 4ay, वो वाली। तो ऐसा बन गया। ऐसे ही अगर मैं स्थितिज ऊर्जा का कर्व बनाऊंगा, सॉरी गतिज ऊर्जा का बनाऊंगा, तो मिड में मैक्सिमम था, एक्सट्रीम पे मिनिमम था। तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा, अभी इसका भी पैराबोला बनेगा, लेकिन उल्टा। ठीक है, तो ये आ गया इनका कर्व। जो ऊर्जा है वो इससे कभी ऊपर नहीं गई, ठीक है ना। बीच में किसी भी पॉइंट पे जो कुल ऊर्जा है वो दोनों का योग होगी। मान लो ये पॉइंट है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ स्थितिज भी है और कुछ गतिज भी, लेकिन दोनों को जोड़ोगे तो कभी इस वैल्यू से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, हम ये पॉइंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं जहाँ पर दोनों बराबर है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है, दोनों को बराबर रख दो, इन दोनों को। ठीक है, लेकिन वो भी मैंने काम करी। ग्राफ समझना इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको समझाया। ये किसी लिए ग्राफ बनाया अपन ने, स्प्रिंग की ऊर्जा के लिए। ठीक है, देखो यही ग्राफ हमने यहाँ बना रखा है। ये काइनेटिक एनर्जी मतलब स्थित गतिज ऊर्जा, और ये पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। मैं लिख देता हूँ इन पे, नहीं तो बड़े कंफ्यूज होते रहोगे तुम। तो ये क्या हमारी, ये हमारी गतिज ऊर्जा है, और नीचे क्या हमारी स्थितिज ऊर्जा।
ठीक है, तो आई होप सबको ये कर्व समझ आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। इसने माइनस से और ये प्लस से लिया, प्लस एक्स माइनस लिए एक्स लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा दिल कर जो लेना बी लेना बी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है। चलो बच्चों, इस लेसन के लिए हमने कुछ और क्वेश्चंस डाले थे एनसीईआरटी के, लेकिन वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों। इस क्लास के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, मजे में रहिए, पढ़ते भी रहिए, स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिए। ठीक है, एंजॉय करिए पढ़ने को, है ना। 11th क्लास को नया सब्जेक्ट है, साइंस लिए, फील करो उसको थोड़ा सा, है ना। और घर पे रहना, सुरक्षित रहना, फालतू बाहर घूमते मत रहना सड़कों पे, है ना, कि भाई चलो 11th है मजे मजे कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना। चलो बच्चों, आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर और लाइक जरूर करना, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करना। चलिए, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।